आज की जो क्लास है उसमें एक टेबल याद होनी चाहिए और साइन कॉस टेन कॉट की 90 तक की वैल्यूज पता होनी चाहिए, तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टार्टिंग फेसेस पे हम ये बात करेंगे कि इनवर्स किसका फाइंड आउट हो सकता है और उसको हम कैसे निकालेंगे या कैसे आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो पहली एक्सरसाइज को कवर करने की कोशिश की जाएगी और उनसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे आगे, वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे क्वेश्चन। पहली एक्सरसाइज हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट करेंगे, किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब पॉसिबल। देखिए हमने लेसन नंबर फर्स्ट नहीं किया है, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर किसी फंक्शन का आप इनवर्स निकालने का ट्राई कर रहे हो तो पहले दिमाग में ये हो जाना चाहिए कि फंक्शन जो है वो एक वन वन होता है, एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं वन वन फंक्शन। क्या बोलते हैं? वन वन। मतलब अगर किसी फंक्शन का आप इनवर्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो तो सबसे पहले एक वर्ड आता है कि फंक्शन वन वन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वन वन। दूसरा, ये फंक्शन ऑन टू होना चाहिए। अब ये दोनों चीजें जब किसी फंक्शन में रहेंगी तभी आप उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। मैं वन वन और ऑन टू पे थोड़ा सा जाता हूं, ये फर्स्ट लेसन में आएगा तो हम देख लेंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि कोई भी फंक्शन वन वन कब हो सकता है, जब ये एक बी और ये वन और टू, इसकी इमेज इसके साथ, इसकी इमेज इसके साथ, इस टाइप का कुछ डायग्राम आपने 11th में पढ़ा होगा। तो अगर ये जो एलिमेंट दे रखे हैं ए और बी, उसकी जो इमेज है वो सिंगल सिंगल बने, मतलब यूनिक बने, तो उसको हम बोलते हैं वन वन। क्या बोलते हैं? वन वन। और उसका एक नाम और होता है इंजेक्टिव, तो अभी फिलहाल हम उस पे नहीं जा रहे। दूसरा ऑन टू क्या होता है, तो ऑन टू बोलते हैं रेंज इज सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन। ठीक, इससे ज्यादा मैं डिस्कस यहां नहीं कर रहा हूं कि अगर किसी फंक्शन का आपको इनवर्स फाइंड आउट करना है तो ये बेसिक कंडीशन उस फंक्शन के साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। फंक्शन वन वन होना चाहिए और क्या होना चाहिए? ऑन टू होना चाहिए। ये अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक, अब हम जो बात करने जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले आप ये समझ लो कि आपने साइन एक्स के बारे में तो सुना ही होगा, सुना ही है। अब अगर मैं साइन एक्स के बारे में देखूं तो पहले समझो कि इनवर्स कैसे होगा। इन केस मान लो मैंने एक फंक्शन लिया, मान लेते हैं एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या लिया? साइन थीटा। सुन लेना पहले इनवर्स। इनवर्स का मतलब ये होता है कि ये जो वैल्यू है इसको नॉर्मली हम इधर ट्रांसफर कर रहे हैं। कैसे ट्रांसफर होगा? साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक, या फिर अगर कोई फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिखा हो तो वापस इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हो। कैसे? एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। पहले आप एक बार समझना कि अगर कोई फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, अगर हमसे कोई पूछे थीटा की वैल्यू बताओ तो मैं क्या बोलूंगा? साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब इस इनवर्स का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि आप बोल दो यार ये तो यही कहना चाह रहा है। नहीं, ये चीज नहीं कहना चाह रहा, ये चीज ये नहीं कहना चाह रहा। हम क्या कर रहे हैं? फंक्शन को ट्रांसफर कर रहे हैं, बट ये नहीं कि ये इनवर्स दिया। जैसे आप कभी करते हो ना एक्स इनवर्स, तो आप बोल दोगे 1/x है। ये नहीं बोलना चाह रहा है, ये चीज नहीं बोलना चाह रहा। ऐसा भी नहीं बोलना चाह रहा है, सुनिएगा, कि कहीं पे 1/sin x लिखा है, आप बोल दो ये ऊपर गया तो साइन इनवर्स x हो गया, तो ये भी चीज वैलिड नहीं। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब क्या होगा कि अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन, जैसे आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा tan थीटा इज इक्वल टू 2/3, तो हो सकता है सर ने आपको ऐसे लिखा हो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। याद आया कुछ? कि ऐसे फंक्शन जिनकी वैल्यू पॉसिबल नहीं, हमको इनवर्स में लिखते हैं। क्या करते हैं? इनवर्स। तो इनवर्स का बेसिकली मतलब ये है कि जो भी आपको फंक्शन दिया जाएगा, अगर मुझे उसका इनवर्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स आप लिख सकते हैं। ये लिखने की बात हुई। किसकी बात हुई? लिखने की। अब मैं एक सिंपल सी बात लेके आऊंगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि साइन इनवर्स की कंडीशन क्या है। हमको कैसे पता चलेगा कि साइन इनवर्स की जो कंडीशन है वो क्या है? तो देखो, अगर आप जाओ किसी एक फंक्शन में, मान लो मैं इसी पे जाता हूं, क्या y इज इक्वल टू साइन एक्स के बारे में आपने सुना? सुना तो होगा। क्या उसके ग्राफ के बारे में आपने सुना? एक सिंपल ग्राफ, पहला एक ग्राफ तो पता ही होगा, एक ग्राफ तो पता ही हो सकता सबको। एक ही की बात करेंगे, आगे की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, यहां पे और यहां पे एक 1 होता है
और यहां पे क्या होता है -1। ठीक है, ग्राफ कुछ इस पोजीशन में चलता है, यहां से स्टार्ट होता था ऐसे करके, ऐसे चलता था, और यही सेम चीज ये ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता था। ये जो पॉइंट होता था इसको हम क्या बोलते थे, 0। ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोल सकते हैं, पाई। और ये वाला मैंने ऐसे लिखा, चलेगा? अब एक बार देख लेना अच्छे से, क्या इस वाले पॉइंट को हम π/2 लिख सकते हैं क्या, π/2? कोई दिक्कत? हाँ या ना? इस वाले पॉइंट को 3π/2, यहां वाले पे पहुंचोगे -π/2 -π -3π/2। क्लियर? ये किसके लिए है, y = sin x के लिए, जिसमें यहां पे अगर आप जाके देखो तो y एक्सिस पे है, तो ये जो फंक्शन होगा अभी के लिए y एक्सिस पे इस ग्राफ के लिए रेंज क्या हो गया, -1 से 1। अगर हम डोमेन की बात करें तो x एक्सिस की वैल्यूज, ठीक। बट अगर हम इसी फंक्शन का इनवर्स निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, इनवर्स, तो इनमें क्या चेंजेस हो जाएंगे, 2 मिनट देखना। मैं एक सिंपल सी बात बोलना चाह रहा हूं कि अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा कि x = sin इनवर्स ऑफ y, क्या लिखा, इनवर्स का मतलब ये हुआ, उधर ट्रांसफर कर दिया, तो क्या कुछ चेंजेस आए हैं? अगर मैं देखूं, जब कोई फंक्शन होता है तो y वाले पार्ट को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, fx बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। x की वैल्यू को नॉर्मली हम डोमेन बोलते हैं, और y की वैल्यू को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं डोमेन भी चेंज हो रहा है, और क्या चेंज होगा, रेंज भी चेंज होगा। तो जब हम किसी इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे तो जो ग्राफ हम पहले बना रहे थे, वो ग्राफ के जो एक्सेस है वो कहीं ना कहीं क्या होंगे, चेंज होने चाहिए। जो ग्राफ x एक्सेस पे आ रहा था वो अब कहां पहुंचेगा, y एक्सेस पे, और जो y वाला है वो किस पे आ जाएगा, x एक्सेस पे। ये अपने दिमाग में रखिएगा। और ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन का ही ग्राफ है, कॉस का भी होगा, टेन का भी होगा, सेक का भी होता है, कॉसेक का भी होता है, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। उसी ग्राफ को प्रोस्पेक्टिव लेके या मान के ये इनवर्स के ग्राफ को हम देख रहे हैं। तो इसमें ये जो ग्राफ आया वो किसका आया, साइन का। अब जब इन्होंने आपने एक्सेस को चेंज किया, किसको चेंज किया, तो फर्क क्या पड़ा, आपका जो ग्राफ है, मैं ये y ऐसे लिखने के लिए देख रहा हूं, बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो अब ये मैं ऐसे लिख रहा हूं तो क्या फर्क पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि जो x में हो रहा था वो y में होगा, जो y में हो रहा था वो x में होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इस ग्राफ को इस एक्सेस से घुमा दूं, मतलब मैंने पकड़ा और ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे करके, तो फर्क क्या पड़ेगा, जो यहां ये वाला पोर्शन है, ये वाला दिख रहा है, ये कहां पहुंचेगा, π/2 का पोर्शन यहां पहुंचेगा, घूमा ना, तो जो x एक्सेस हो गया वो y में कन्वर्ट हुआ, और ये वाली वैल्यू -π/2। अब ये वाला पार्ट देखो, 1 वाला, वो कहां घिस के आया, यहां पे, ये 1 और ये क्या आया। अब इतने पार्ट को हमें देखना है, जब भी आप साइन का ग्राफ देखोगे ना तो आपको इतना पार्ट दिखेगा, ये वाला, इतना। तो ये कहां से स्टार्ट होगा, यहां से, कुछ इस तरीके से। जो ये वाला पार्ट है वो हमें लेना है, मतलब सिर्फ ये वाले पार्ट को। तो ये जो ग्राफ आया वो किसका ग्राफ आया, इनवर्स का, किसका, साइन इनवर्स का। अब हमसे कोई पूछे कि भाई इसका डोमेन क्या है, तो डोमेन में हम जाके बोलेंगे -1 से 1, क्योंकि ये ग्राफ कहां डिफाइंड हो रहा है, एक्स एक्सिस पे, कहां से कहां तक डिफाइंड हो रहा है, -1 से 1 तक। अगर हमसे कोई पूछे रेंज बताओ, तो रेंज कहां से कहां तक डिफाइंड हो रही है, -π/2 से π/2। ये हुआ किसके लिए, साइन के लिए। किसके लिए हुआ, बट ऐसे तो कॉस के भी ग्राफ होंगे, ऐसे ही किसके होंगे, टेन के होंगे, सारे दिया टेक्स्ट बुक पे। बट हम यहां कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर y = sin x का कोई ग्राफ है और अगर हमें उसके इनवर्स का ग्राफ खींचना है तो उनके एक्सेस में क्या होंगे, चेंजेस होंगे। ग्राफ की शेप देख लेना, उससे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये क्लोज इंटरवल है तो यहाँ पे क्लोज लगाएगा, क्योंकि ये ग्राफ ऐसा है कि वो टच हो रहा है, तो यहाँ पे जो इंटरवल्स आए वो क्या है, क्लोज आए। तो अब जो हम एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं उनमें
हर एक इनवर्स का एक टेबल दिया है। क्या दिया है? उस टेबल को हमें बोर्ड के लेवल के क्वेश्चंस करने के लिए पता होना चाहिए। जैसे हमने साइन का ग्राफ बनाया, मैं कॉस का भी बना सकते हैं, टेन का, ऐसे तो बनाते रहेंगे। तो वो बनाओगे, वो कहां से आया वो बताने की ये कोशिश थी कि ये ग्राफ को, साइन का जो ग्राफ है उसको हमने क्या कर दिया, घुमा दिया, एक्सेस को घुमा दिया, तो वहां से हमें क्या मिली, रेंज मिली, और क्या मिला आपको, डोमेन मिला। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, इस चीज को देखो एक बार जरा। यहां पे अगर मैं एक नॉर्मली साइन के ग्राफ की बात करूं, मैं साइन इनवर्स की बात करूं, कॉस इनवर्स की बात करूं, टेन इनवर्स की बात करूं, एक्स हटा दे रहा हूं, इनवर्स की बात कर रहा हूं, फिर कॉट इनवर्स की बात करूं, सेक इनवर्स की बात करूं, और कॉसेक इनवर्स, सब तो एक ही जैसे है ना। तो यहां पे मैं क्या ध्यान रखना समझो, पहला पार्ट है डोमेन, पहला पार्ट है डोमेन, दूसरा पार्ट क्या है आपका, रेंज। ये जो अभी मैं लिख रहा हूं ये याद करना पड़ेगा आपको, ये जो अभी लिख रहा हूं ये याद करना पड़ेगा। ठीक, अभी तुमने क्या, सिमिलैरिटी भी याद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी तुमने थोड़ी देर पहले जो ग्राफ बनाया था उसमें साइन का डोमेन क्या लिखा था, -1 से 1, तो उसकी रेंज क्या लिखी थी आपने, -π/2 से π/2। ठीक, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप कॉस का ग्राफ देख सकते हैं। डोमेन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर याद करो तो साइन और कॉस, सिर्फ साइन और कॉस की बात करो तो हम हमेशा ये लिखते हैं -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। कॉस को भी हम क्या लिखते हैं, याद करो, याद है सबको, इसको भी हम -1 से 1 के बीच में लिखते हैं। तो यहां पे कोई फर्क उसका नहीं पड़ेगा। हाँ, रेंज में फर्क पड़ेगा, 0 से π, वो भी क्लोज, वो भी क्लोज। इसमें आपको R लिखना, इसमें आपको R लिखना, रियल, मतलब ये ग्राफ अगर देखोगे तो कहीं टच नहीं करते हैं, तो वो रियल। तो ये देखो, पहला डोमेन दूसरा डोमेन सेम है। यहां पे क्या है, -π/2 से π/2, 0 से π। -π/2 का मतलब क्या होता है ये तो पता है ना, -90 से लेके कहां तक, -90 से लेके कहां तक, 90 तक की वैल्यूज सब इसके अंदर आएंगे। ठीक, अब यहां पे आओ, इसकी बात करोगे तो ये जो साइन का है उसी को लेना है, बट इंटरवल क्या, जो इंटरवल है उसको ओपन करोगे। क्या करोगे, ऊपर वाला क्लोज है, नीचे वाला क्या है, ओपन है। जो कॉस का है वही लिखना है इसमें, बट ओपन लिखना है। जो साइन का है वही आपका टेन का है, ऊपर वाले में क्लोज है, नीचे वाले में ओपन है। क्या फर्क है इसमें, -90 और 90 भी आएगा और उनके बीच के नंबर्स भी आएंगे। इसमें -90 और 90 नहीं आएगा, उनके बीच के नंबर्स आएंगे। अच्छा, यहां पे पहुंचोगे, यहां पे अगर आप पहुंचते हो तो ये चीज को समझो जरा, ये रियल नंबर एक्सेप्ट ऑफ माइनस और 1, इसमें भी रियल नंबर एक्सेप्ट ऑफ माइनस और 1। ठीक, कभी कभी इसका ऐसे भी लिखते हैं, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इन ये जो वर्ड लिखा है ना, इसको इस तरीके से भी डिफाइंड आप कर सकते हो। क्या है, रियल में से कौन से निकाल दो, -1 और 1, तो आप देख सकते हो। अब देखो यहां पे आओ 2 मिनट के लिए, सेक है, सेक किसका उल्टा नॉर्मली होता है, कॉस का। तो अगर मैं सेक को लिखूंगा 1/cos, तो cos 0 कहां होता है, cos की वैल्यू 0 कब हो सकती है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 तो नहीं चाहिए ना, तो cos 0 कब हो सकता है, π/2 पे, π/2 पे। तो देखो, जो आपका cos की रेंज है पहले तो वो लिख दो, cos की रेंज क्या है, 0 से, इसमें से क्या माइनस कर दो, π/2 कर दो। ठीक, यहां ये क्या है, cos, cos किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन 0 कब होता है, 0 पे, तो साइन वाली ही रेंज लिखो, साइन वाली ही रेंज लिखो, उसमें क्या माइनस कर दो, 0। अगर आपको पहली एक्सरसाइज करनी है, समझना है, तो ये पूरा जो रेंज है वो याद होनी चाहिए। रेंज का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन उस रेंज के अंदर आना चाहिए। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो लाना पड़ेगा। इसके क्वेश्चन हमारे पास बहुत कम है, एनसीईआरटी लेवल या हमारे गुजरात बोर्ड के लेवल पे इस डोमेन के क्वेश्चन नहीं पूछते। मोस्ट प्रॉब्ली किसके क्वेश्चन आएंगे, रेंज के। तो ये टेबल आपको आनी चाहिए। और दोनों की सिमिलैरिटी देख लो, -π/2 से π/2, 0 से π। नीचे वाले में इंटरवल क्या करना, ओपन रखना है। फिर सेक के लिए कॉस वाला ही रखना है क्लोज, उसमें क्या माइनस कर देना है, π/2। नीचे जो है वो कॉसेक वाला साइन का ही रखना है, उसमें से क्या माइनस कर दोगे, 0।
तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बनाइए, फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं और समझ में आएगा, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत हो पूछ लो आप, बट रेंज अपने को पता होनी चाहिए। रेंज जो पार्ट है वो हमें याद होना ही चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए पहला देखिए लिखा है इसने, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज। देखो स्टार्ट कैसे करते हैं समझो, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज। तो सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को लिखेंगे, लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू थीटा। तो साइन इनवर्स को उधर भेज दिया गया, कितना हो गया, मैंने क्या बताया, अगर कोई टर्म यहां है तो उस साइड भी वो जा सकता है, और वो उधर है तो वो इस साइड भी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। लिखने का तरीका है, देख लो, अगर कोई दिक्कत लगे तो पूछो। अब आपको ये देखना है साइन में 1/√2 कब होता है, π/4 पे। अगर मैं कंपेयर करूं तो थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, π/4, ये भी सेम, ये भी सेम। फिर यहां पे जब लिखोगे तो उसके बाद 2 मिनट सोचो कि साइन की जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है, क्या उसके बीच में π/4 आएगा, -90 से 90 के बीच में 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री तो आएगा ही आएगा। तो यही इसका फाइनल आंसर, इसके आगे हमें कुछ नहीं करना। क्या लिखा मैंने, साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स को इधर ट्रांसफर कर दिया, फिर देखा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो हम देखेंगे साइन में 1/√2 कब होता है, तो क्या बोलोगे, साइन में 1/√2 π/4 पे होता है। तो साइन से साइन चला गया, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/4। फिर लिखने के बाद आप ये सोचोगे कि क्या वो रेंज के अंदर एप्लीकेबल है, तो है, तो फाइनल आंसर है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, लेट, वापस लेट थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स -1/√3। ये कॉट इस साइड ट्रांसफर हो जाएगा क्या, चलेगा। फिलहाल आपको ये देखना है, नेगेटिव 2 मिनट साइड रखो, फिलहाल आपको ये देखना है कॉट में 1/√3 कब होता है, π/3 पे। कॉट से कॉट चला गया, थीटा की वैल्यू क्या आई, कॉट की रेंज देखो, रेंज क्या होती है कॉट की, कॉट की रेंज, कॉट की रेंज आपके पास, कॉट जो है वो 10 के बारे में डिस्कस करेगा। तो हमने ये पढ़ा होगा 0 से आई थिंक पाई, सही लिखा। साइन की रेंज -π/2 से π/2, कॉस की रेंज 0 से पाई, 10 की -π/2 से π/2, इसकी 0 से पाई। अब ये देखो, ये नेगेटिव है बट ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। क्या ये रेंज में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो रेंज में लाओ, कैसे लाओगे, रेंज में लाने के लिए आपको ये जो टर्म दिख रहा है, पाई दिख रहा है, पाई में से ये जो वैल्यू आ रही है, ये सिर्फ, इसके साइन की बात नहीं कर रहा हूं, उसको माइनस कर लो, वैल्यू को एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 3π - π/3 मीन्स 2π/3। क्या 2π/3 इस रेंज में आएगा, आएगा। तो फाइनल आंसर आपका ये हो गया। जो टर्म रेंज में नहीं आएगा उसको लाना पड़ेगा, कैसे लेके आए, इसमें से इसको माइनस करके। लिखिए, एक्सरसाइज में जाइए, पहला क्वेश्चन देखिए, मैंने इसमें नहीं लिखा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, समझ जाना, उसी का क्वेश्चन है। लेट करिए, लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स को इधर लेके आ गया, -1/2। फिर आपको ये चेक करना है कि साइन में 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पे। थीटा से साइन चला गया, क्या आ गया, थीटा की वैल्यू -π/6। इसकी 10 की साइन की जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2। क्या ये वैल्यू इसके बीच में आएगी, 30 डिग्री है ना, तो 90 -90 से 90 के बीच में तो आएगी। तो फाइनल आंसर आपका यही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। लिखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कॉस, लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। कॉस थीटा √3/2, कॉस में √3/2 कब होता है, तो थीटा की वैल्यू π/6 आ गई। ये वैल्यू कॉस की रेंज में है, कॉस की रेंज होती है 0 से पाई, तो ये तो इसके अंदर वैलिड है, यही आपका आंसर है।
नेक्स्ट लिखिए, लेट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक, कॉसेक को एक साइड लेके आ जाओ 2। अब ये देखना है कॉसेक में 2 कब होता है, तो π/6 पे। थीटा की वैल्यू क्या ये रेंज में है? रेंज में कॉसेक की रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2, तो उसके बीच में तो आएगा। लिखिए, अगला करिए। नेक्स्ट, लेट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -√3, tan थीटा इज इक्वल टू -√3। 10 में √3 कब हो सकता है? π/3 पे, तो थीटा की वैल्यू -π/3 है। क्या ये रेंज में है? 10 की रेंज होती है -π/2 से π/2, तो उसके बीच में वो लाइक कर रहा है। लिखिए। नेक्स्ट 5 नंबर, लेट करेंगे आप, लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2, तो कॉस थीटा -1/2। कॉस में नेगेटिव कब होता है? कॉस तो ये होता है -π/3, बट थीटा अगर निकालोगे तो ये आएगा -π/3। क्या ये रेंज में है? नहीं है। कॉस की रेंज होती है 0 से लेके पाई, तो रेंज में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पाई में से π/3 को माइनस कर लीजिए। 3π - π/3 दैट 2π/3। नेक्स्ट, जब भी कोई नेगेटिव टर्म होगा और वो रेंज में नहीं है तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा रेंज के मैक्सिमम से माइनस करके, क्योंकि कॉस की जो रेंज होती है वो 0 से पाई है। आइए अमन, कम सॉल्व करिए ये क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर वे में लिखना। लेट करिए पहले। टेन की रेंज लिखो साइड में। क्या वो रेंज में नहीं था -π/4 से π/4? 10 की रेंज कहाँ से कहाँ तक आती है? हाँ, तो ऑलरेडी है, तो फिर चेंज करने की जरूरत क्या है? इसका फाइनल आंसर -π/4 ही आएगा, क्योंकि 10 की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 है। थैंक यू। ये आयोग ये समझ में आया होगा कि अगर नॉर्मली रेंज देखो तो -π/2 से π/2 के बीच में, तो ये फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, लेट करिए। सेक इनवर्स 2/3 इक्वल टू थीटा, तो 2/√3 इज इक्वल टू सेक थीटा। सेक में कब होता है ये? π/6, तो थीटा की वैल्यू आ गई π/6। क्या ये रेंज में लाई करता है? 0 से पाई करेगा ये फाइनल आंसर है। 8 नंबर चेक करिए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, उसके बाद 10 तक आपको ट्राई करना है। कॉट इनवर्स √3, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू √3। कॉट में √3 कब? π/6 पे, तो थीटा की वैल्यू π/6 रेंज में अवेलेबल है। आंसर हो गया। ठीक है, तो आपका होमवर्क जो है वो 9 और 10 आप ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे कि रेंज अगली क्लास में आपको याद हो, रेंज और डोमेन। ठीक है, किसी को डाउट है कुछ? ओके, थैंक यू।